हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कारक क्या है। ठीक है, तो कारक वो है जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं, ये कारक होते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने इससे नहीं समझ पाया तो इसका हमें क्या करना है, उदाहरण देना है। तो उदाहरण में हम दे रहे हैं आपको, उसने प्रिया को साइकिल दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं, उसने प्रिया को साइकिल दी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या है, कारक है। ठीक है, क्या है, कारक है। प्रिया क्या है, कारक है। प्रिया क्या है, ये भी कारक है। को क्या है, को क्या है, ये ध्यान से देखिएगा। को क्या है, ये एक क्रिया है। ठीक है, ये एक क्रिया है। ठीक है, अब साइकिल दी, साइकिल क्या है, ये भी एक कारक है। और दी क्या है, ये एक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जो को का प्रयोग किया गया है, दी का प्रयोग किया गया है, वो क्रिया है। और जो साइकिल, उसने और प्रिया, ये क्या है, कारक है। ठीक है, तो अब हम कारक जान लेते हैं, कारक कितने होते हैं। तो यहाँ पे कारक 8 हमने लिखे हुए हैं, 8 कारक होते हैं। तो पहला कारक है हमारा कर्ता। ठीक है, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान, छठवां है संबंध, फिर सातवां है अधिकरण, आठवां है संबोधन। अब इसके हम क्या जानेंगे, क्रिया जानेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का की के, ना नी रे रा री रे, फिर सातवां है अधिकरण में पर, फिर आठवां आता है हमारा संबोधन हे अरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। फिर आगे हम देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होगा, कर्ता को हम कैसे, कर्ता क्या है। तो कर्ता वो है जो काम करने वाला हो। ठीक है, कर्ता वो है जो काम करने वाला हो। दूसरा है कर्म का अर्थ, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिसका काम पर प्रभाव पड़े वो उसे कर्म कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। फिर तीसरा है करण, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। फिर आता है हमारा चौथा संप्रदान, को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। फिर आता है हमारा पांचवा आपादान, से अलग होना, इसका क्रिया है जिसमें अलगाव हो। ठीक है, छठवां है संबंध, काकी के, नानी रे रा री रे। ठीक है, इस तरीके से अन्य पदों से संबंध होता है इसका। फिर आता है हमारा अधिकरण, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अधिकरण क्रिया का आधार होता है। फिर आठवां है हमारा संबोधन, ये अरे। ठीक है, ये पुकार में प्रयोग किया जाता है। तो कारक यही होते हैं। अब हम विभक्ति के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम विभक्ति के बारे में जानेंगे और कारक के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम विभक्ति के बारे में देख लेते हैं कि आप लोग विभक्ति को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हमने 4 विभक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस ट्रिक के आधार पे आप लोग क्या करोगे, पहचान लोगे कि कौन सा विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं विभक्ति परिचय आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति से मैं शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति वहां होता है जहाँ अभिता होता है, परिता होता है, समया होता है, निक्षा, हाँ, प्रतियोगिता, टपी। तो ये होता है सूत्र। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप द्वितीय विभक्ति को आराम से सुलझा लोगे। तो इसको हम देख लेते हैं। अभिता मीन्स क्या होता है, चारों ओर। परिता मीन्स सब ओर। समय मीन्स समय, समीप। निक्सा मीन्स समीप। हम मीन्स सो के लिए प्रयुक्त प्रति की और शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। ग्राम अभिता वृक्षा सन्ति। फिर दूसरा उदाहरण है कृष्ण परिता गावा सन्ति। फिर तीसरा है हमारा ग्रामम समया विद्यालय अस्ति। फिर चौथा है हमारा ग्रामम निक्षा वाटिका अस्ति। फिर पांचवा है हा दुष्टम। तो इस तरीके से आपको उदाहरण के सहित मैंने आपको समझाया है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। इसी तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए और इस तरीके से आप लोग द्वितीय विभक्ति को पहचान जाएंगे। अब हम बात करते हैं तृतीय विभक्ति के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति आप लोग को दिख रहा होगा, अनंग विकार। यहाँ पे क्या सूत्र है, अंग का विकार। जिस वाक्य में किसी अंग विकार प्रकट होता है वहां तृतीय विभक्ति होती है। तो पादेन खंज, अछड़ा काढ़, काड़ेन बधिर, सिरसा खलवाट। तो व का क्या होगा, संयुक्ति प्रधान है। स साथ में योग में, स साक साथ श्रम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ पे शाक साग संग के योग अगर होते हैं तो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। अब इसका हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं। पुत्रेण स पिता गच्छति। ठीक है, अब हमपि त्वं सार्थम यामश्यति, राम लक्षणम शाका गच्छति, उपाध्याय छात्रे शम प्रलानति। ठीक है, तो इस तरीके का उदाहरण हम देख सकते हैं। तो आप लोग ये दोनों उदाहरण आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये तृतीय विभक्ति होती है। अब हम चतुर्थी विभक्ति की ओर चलते हैं।
अब चतुर्थी विभक्ति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखना जरूरी है। तो जहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधाय लखटम योगच्छते, जहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम विसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अगर आप लोग इस तरीके से सूत्र याद कर लेंगे तो आराम से आप लोग पहचान लेंगे कि ये विभक्ति कौन सी है। ठीक है, तो इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नमः शिवाय, प्रजाभ्यम स्वस्ति, इंद्राय स्वाहा, तस्मै स्वाहा, अग्ने स्वाहा, रामम रावणाय, अलम सूर्याय वसटः। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का समाप्ति हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।